हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आप सभी की डिमांड पे जीके बूस्टर की सीरीज फिर से स्टार्ट की जा रही है और इसकी ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस जीके बूस्टर की सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी टॉपिक जीके में आते हैं उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जीके के लिए अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिस एग्जाम में भी जीके पूछा जाता है। मेनली जीके सारे एग्जाम में आता है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को डेली ही लगाइए और आपके डाउट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। और जितने भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। ओके, और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे भी रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की गई है। ये आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी और इसमें दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और इस क्विज के माध्यम से आप लोग देख सकते हो आपका स्कोर क्या है, रैंकिंग कितनी है और आप इस क्विज को करने में कितना समय ले रहे हो। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए जिसने भी अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ, क्विज, ऑडियो सेक्शन काफ़ी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। और मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो जिसने अभी तक परचेज नहीं किया है जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि आने वाले सारे ही एग्जाम में आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड की जा रही है, बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए मोहनजोदड़ो में पशुपति मुहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और भगवान शिव जो हैं वो चौपाया पशुपति के स्वामी हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पशुपति। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में सिर्फ भी दिया होता तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि यह स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि है बैरन आइलैंड, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और समझ लीजिए, यह पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र प्रमाणित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ का? तो पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र प्रमाणित सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतिम अधिकार किस संस्था को है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसे संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों का निर्णय करने का अंतिम न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ओके, अब इसके अतिरिक्त एक चीज़ और समझ लीजिए, जो केशवानंद भारती का केस हुआ था 1973 में, इसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का या फिर किसी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यहाँ पे आपसे अंतिम प्राधिकार पूछा जा रहा है। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम प्राधिकार होगा वो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं हुई है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है। महात्मा गांधी ने नहीं की है तो किसने की है? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1951 में विश्व भारती को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद इसका नाम बदल करके हो गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चालन, संवहन, विकिरण और नियमन। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्जा जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक
विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचती है। अब देखिए चालन क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो चालन जो होता है वो ठोसों में ऊर्जा के स्थानांतरण का विधि होता है, ठीक है। मूलतः ठोसों में ऊर्जा के स्थानांतरण की विधि को हम लोग चालन के नाम से जानते हैं। संवहन क्या होता है, तो यह द्रवों में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि को हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं। और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण विधि के माध्यम से होता है। जैसे कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से आ रही है, तो विकिरण विधि के माध्यम से आ रही है। विकिरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें ऊर्जा को मतलब स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, ठीक है। और यह कितनी होती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा को भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्य में। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान के जो अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित होती हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 खा के अनुसार, ठीक है, 248 खा के अनुसार क्या होता है कि संसद को उन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जिन विषयों को समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदल सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सभी सदस्य देशों के साथ साथ स्थायी विनिमय दरों को संप्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की विनिमय दर को भी संप्रेषित करने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में भी यह कार्य करता है। तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया सारी चीजें। अब एक चीज और समझ लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई है। तो आरबीआई की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 को, इसको भी याद रखेगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अशोक चक्र जो है वो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, अशोक चक्र शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 1945 में अस्तित्व में आया। अब इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए। यूएनओ जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यह कब का समय है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य किसी संघर्ष को रोकने के लिए इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन के स्थान पे किसकी स्थापना की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स वेबर जो हैं ये नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि अबुल फजल जो है ये शेख मुबारक के पुत्र थे। और अबुल फजल के बारे में और इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल जो है वो ये मुगल सम्राट अकबर का वजीर और अकबरनामा के लेखक भी थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के लेखक जो हैं ये अबुल फजल हैं और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1789 में, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जैक्ट समय काल देखेंगे
तो ये चली थी 1789 से लेकर के 1799 तक। और बाद में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नेपोलियन ने आंशिक रूप से इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति को आगे किसने बढ़ाया था, तो फ्रांसीसी क्रांति को आगे जो है वो नेपोलियन ने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि आइसलैंड में जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए, ऊष्मा के लिए आइसलैंड के 90% घरों में भूतापीय जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो जो शीत ऋतु में सड़क के किनारे की पटरियों और कार पार्किंग स्थलों को बर्फ से मुक्त रखता है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये किया जाता है आइसलैंड में, यानी कि आपका आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी घाट जो है ये एक अनवरत पर्वत श्रृंखला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है यह है भारत में। और भारत में भी कहाँ पे, तो भारत में केरल तट पर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, भारत के केरल तट पर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। और पूरे विश्व का लगभग 25 से लेकर 30% थोरियम का जो उत्पादन होता है, यानी कि थोरियम का भंडार जो है ये भारत में ही होता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उस समय राज्य था तुलुवा वंश का। ठीक है, और उसके राजा कौन थे, तो तुलुवा वंश का राजा सदाशिव राय जो है वो उस समय विजयनगर का शासक था। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के जो नीचे पिघले हुए पत्थर होते हैं उनको हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। मैग्मा पिघले या अर्ध पिघले चट्टान, वाष्पशील और ठोसों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी सतह के नीचे पाया जाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी या अन्य किसी के द्वार से फूटता है तो पिघले चट्टानों को हम लोग लावा के रूप में जानते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह दिया जाता है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और यह जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, तो विश्व में लोगों के मध्य मैत्री, समझदारी और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह जैन समुदायों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण कब कराया गया, तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य में कराया गया था। और किसने कराया, तो जैन धर्म के अनुयायी तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, तेजपाल के द्वारा माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि जैव विविधता पर सम्मेलन जो होता है इसी से संबंधित है रियो शिखर सम्मेलन। और यह कब हुआ था, तो यह 1992 में ब्राज़ील के रियो द जनेरियो में हुआ था। और इस सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि 5 जून 1992 को रियो सम्मेलन में ही जैव विविधता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और यह कब से लागू हो गया, तो यह 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर 1993 से यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह कब हुआ था, तो यह दिसंबर 2002 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में
21A को शामिल किया गया और जिसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, यानी कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि 21,30,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है और द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड का कोई थल सीमा नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड की कोई थल सीमा नहीं है और इसकी जो समुद्र तट रेखा है ये है 44,087 किलोमीटर। ठीक है, 44,087 किलोमीटर ये क्या है? तो ये इसकी समुद्र तट रेखा है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, अपने कपास उत्पादन और वस्त्र उद्योगों के कारण तमिलनाडु में स्थित जो कोयम्बटूर है इसको प्रायः दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो किस लिए? कपास उत्पादन और वस्त्र उद्योगों के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और यह नहर कहाँ से कहाँ तक है तो इसके बारे में भी एकदम डिटेल से समझिए। देखिए, यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ दूरी पर हरिकी बैराज जो है फिरोजपुर से निकलती है और कहाँ पे जाके एंड होती है तो राजस्थान के थार मरुस्थल में ये सुविधा प्रदान करती हुई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह नहर कहाँ कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर के बहती है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई इसके बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्थलीय विकिरण के माध्यम से। स्थलीय विकिरण में क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, जब सूर्य डूब जाता है यानी कि सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी सूर्य के ठहराव से विकिरण आती रहती है और यहाँ पे अत्यधिक विकिरण मौजूद रहती है। कहाँ पे? तो पृथ्वी की सतह के निकट पे अत्यधिक विकिरण मौजूद रहती है जिसे पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाद में जो वायु है वो उसी कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो स्थलीय विकिरण के माध्यम से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय पर्वत जो है वो परतदार पर्वत का उदाहरण है। इसको हम लोग वलयित पर्वत या मोड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा सा। हिमालय वलित पर्वतों का एक उदाहरण होता है जिसका निर्माण पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटों के एक साथ खिसकने के कारण हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये विवर्तनिक प्लेट है और ये विवर्तनिक प्लेट है, दोनों एक साथ अगर खिसक जाएंगी तो ऐसा करके कुछ पर्वत का निर्माण होता जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वलयित या फिर मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो जिन पर्वत का निर्माण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के कारण होता है उनको हम लोग कहते हैं वलयित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत। और हिमालय भी क्या है एक प्रकार का, तो ये वलयित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण क्यों करवाया गया था पहले इसके बारे में समझ लीजिए। तो 1914 से लेकर के 1921 के दौरान मारे गए भारतीय सेना के 82,000, ठीक है, 82,000 सैनिकों की याद में यह स्मारक का निर्माण कराया गया था जो कि कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। और इंडिया गेट को हम लोग स्टार्टिंग में यानी कि पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले इसको जाना जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से। ठीक है, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से इसको पहले जाना जाता था। यहाँ तक समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन को मत ध्यान दीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा।
आइए हम आपको पूरा इसमें डिटेल में बता देते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया, तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किसमें, तो संविधान की प्रस्तावना में। और इसमें क्या शब्द जोड़ा गया, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर इसमें शब्द जोड़ा गया प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, तो आपका देखिए अगर समता हटा देंगे तो आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि नाइट्रीकरण जो होता है यह अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लैटेराइट मृदा। यह केरल के 65% भाग को कवर करती है। ठीक है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 65% भाग में केरल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और यह किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है लैटेराइट मृदा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहू नृत्य जो होता है वो असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला नृत्य है और इसे हम लोग बिहू त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बिहू त्यौहार जो होता है वो फसल कटाई के बाद किए जाने वाले नृत्य से संबंधित है। समझ में आ गया यहाँ तक। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। नंबर 33 क्या है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर दूध उत्पादन। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली उत्पादन जो है वो संबंधित है नीली क्रांति से। अब इसके बारे में डिटेल में समझिए। देखिए मछली कैसे संबंधित है नीली क्रांति से, तो नीली क्रांति जल से संबंधित है और मुख्यतः नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है, जल संसाधनों के प्रबंधन, विशेषतः मछली उत्पादन से है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि कोई मांग अनुदान कब बनती है। तो कोई मांग अनुदान कब बनती है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग की स्वीकृति के बाद। ठीक है, तो मांग की स्वीकृति के बाद कोई भी मांग क्या हो जाती है, अनुदान बन जाती है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए व्यय अनुमानों को बजट में शामिल किया जाता है और अनुदान के लिए मांग रूप में इसे लोकसभा द्वारा मतदान करने की आवश्यकता होती है और जब मांग को स्वीकृति मिल जाती है तो यह अनुदान बन जाती है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष 2 होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो यह अध्यक्ष को देता है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अब आपकी स्क्रीन पे है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डिपर के नाम से जानते हैं। बिग डिपर क्या है, तो यह सप्तऋषि तारामंडल के 7 चमकीले तारों का समूह होता है। ठीक है, 7 चमकीले तारों का एक तारापुंज होता है और हिंदू नक्षत्र विज्ञान में इसे 7 महान ऋषि यानी कि सप्त ऋषि मंडल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 अब आपके स्क्रीन पे है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं ये नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो नॉर्मन बोरलॉग को कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने वाली तकनीकों का विकास करने में विशिष्ट योगदान देने के कारण पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन और पूरे विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है,
निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता है। यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रथम भाग लिखा, जिसे कार्यशील वर्ग का बाइबल या फिर समाजवाद के बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है? मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह शुरू की गई है लघु कारोबार के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यह संस्थान नियमित बैंकों की सेवा लाभ से वंचित हो जाने वाले लघु उद्यमियों को अपनी सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कब से कब तक की? तो इन्होंने 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 1885 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, 1885 में 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। किसने? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका फुल फॉर्म यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। और इस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 72 लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और वर्तमान में इसका नाम जो है, इसे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको स्टार्टिंग में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। और यह क्यों शुरू किया गया था? तो संकटापन्न बंगाल टाइगर की रक्षा करने के उद्देश्य से हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कहाँ से आती है? ठीक है, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर क्लोरोफिल से? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन आती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो कहाँ से आती है? तो जल से आती है, यानी कि पानी से। इसको आप लोग H2O भी कह सकते हो। अगर कहीं पे आपको ऑप्शन में H2O लिखा है तो H2O से आती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन। ठीक है, इसको देख लीजिए कैसे आती है। तो इसका रिएक्शन होता है 6CO2 + 6H2O। और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। और क्या देता है? तो 6O2 देता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन होती है ये कहाँ से आती है? तो ये आती है वाटर से, यानी कि जल से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारत में आर्सेनिक की समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन की वजह से भारत में आर्सेनिक की समस्या होती है। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ पे है? तो इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के समतल मैदान, असम और मणिपुर में ब्रह्मपुत्र और इम्फाल नदियों के समतल मैदान, तथा छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजनांदगांव है, ये भूमिगत जल के आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस वजह से है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद फिर आपके 5 क्वेश्चन जो होंगे ये करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा जा रहा है? मीबोमियन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस में स्थित होती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीबोमियन ग्रंथि जो होती है ये आँख में पाई जाती है। और आँख में भी कहाँ पर? तो आँख में पलकों के किनारे स्थित होती है। ठीक है, इसको हम लोग तैलीय ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर को। ठीक है, जयपुर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने भाग लिया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, इसमें से जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से भाग लिया था। ठीक है, और ये कौन सी सभा थी? तो ये थी 73वीं सभा, और इसमें भारत की ओर से भाग लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि WHO की स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लद्दाख के कुछ हिस्से को किस राष्ट्र के क्षेत्र के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WHO ने लद्दाख के कुछ हिस्से को चाइना के क्षेत्र के रूप में दिखा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुराम राजन जी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि रघुराम राजन जो हैं ये भारत में 23वें क्रम के गवर्नर थे। ठीक है, यानी कि 23वें क्रम के गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि हैं 25वें क्रम के गवर्नर, और 24वें क्रम के थे उर्जित आर पटेल। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। 24वें क्रम के गवर्नर कौन है? तो ये थे उर्जित आर पटेल। और रघुराम राजन जो कि 23वें क्रम के गवर्नर थे, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके बारे में जानिए। रोहित शर्मा के नाम 264 रन एक दिवसीय पारी में, जो कि 13 नवंबर 2014 को इन्होंने बनाया था, और किसके खिलाफ बनाया था? तो श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। तो ठीक है, तो ये रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको भी याद रखेगा। ओके, तो ये रहे आज की जीके बूस्टर सीरीज़ के टॉप 50 क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके आप सभी को अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।